हेलो स्टूडेंट्स आज हमारी जो लिंकिंग डिवाइसेस की क्लास थी उसमें हम आगे चलते हैं। देखो, ये हमने जान लिया था, ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके थे कि लिंकिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ये दोनों बात हमारी क्लियर हो गई थी। एक कोरिलेटिंग और होते हैं जो दो से मिलकर बनते हैं, जो इनमें से ही हैं दोनों में से। ठीक है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, वो 4 प्रकार के हैं, चारों को हमने पीछे डिस्कस किया। उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के कितने प्रकार हैं, किस तरह से उनके यूज हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने देखो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हमने जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है उसमें हम देखो कई पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कंजंक्शंस ऑफ टाइम। क्या पढ़ चुके हैं? कंजंक्शंस ऑफ टाइम, जो टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कंजंक्शंस ऑफ प्लेस, कंजंक्शंस ऑफ रीजन, जो कारण को बताते हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं देखो कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। क्या पढ़ चुके हैं? कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं रिजल्ट तक। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, कंजंक्शंस ऑफ टाइम, कंजंक्शंस ऑफ रीजन और कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इसी में कंजंक्शंस ऑफ पर्पज। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? कंजंक्शंस ऑफ पर्पज। जैसा कि आप जानते हैं, पर्पज होता है उद्देश्य। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द कंजंक्शंस which introduce the adverb clause of adverb clause of purpose। कहने का मतलब जो उद्देश्य बताते हैं, क्या बताते हैं? जो उद्देश्य को इंट्रोड्यूस करते हैं, उद्देश्य को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस ऑफ पर्पस कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो कौन कौन से हैं वो हम नोट करेंगे। पर्पस में एक तो आता है दैट, दीज आर दैट। ठीक है, एक आएगा आपका सो दैट। ध्यान देना, सो दैट एक साथ में ही अलग अलग हो जाएगा तो उसका अलग यूज हो जाएगा, फिर ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दैट, सो दैट, और इसमें एक आएगा इन ऑर्डर दैट। ठीक है, एक आएगा लीस्ट। ये सभी किस में आते हैं? ये चारों किस में आते हैं? चारों ये आते हैं कंजंक्शंस ऑफ पर्पज में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। देखो, एग्जाम्पल लिखेंगे कि we eat that we may live। हम खाते हैं ताकि हम क्या कर सकें? जीवित रह सकें। ठीक है, इसमें हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, इसमें एक एग्जांपल और लिखेंगे आप। एक एग्जांपल दूसरा, वी वर्क हार्ड सो दैट। यहाँ किसका यूज कर रहे हैं हम? सो दैट का। वी वर्क हार्ड सो दैट वी की जगह हम ही लगा दें। ही वर्क हार्ड सो दैट ही, वो कठोर परिश्रम
उसने किया ताकि वह क्या हो जाए, ही माइट पास। देखो उद्देश्य बता रहा है, उसने कठोर परिश्रम क्यों किया, ताकि वो पास हो जाए। हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है, उद्देश्य क्या है हमारा खाना खाने का, उद्देश्य है हमारा जीवित रहने का। ठीक है, कठोर परिश्रम करने का उद्देश्य क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ही जुड़ते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ये आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ देखो और एग्जांपल देख लें इसमें। यदि हम लिखें देखो इन ऑर्डर दैट का, वी अर्न मनी इन ऑर्डर दैट, हम धन कमाते हैं इन ऑर्डर दैट, क्यों कमाते हैं, कि हम खुश रह सकें, वी मे बी हैप्पी। ठीक है, खुश रहने के लिए हर आदमी धन कमाता है, तो यहाँ पर ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, इसमें देखो लिस्ट का एग्जांपल और देखें एक, लिस्ट का और एग्जांपल हम लिखेंगे, सुने। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ। अब यहाँ देखो लिस्ट क्या बता रहा है, ये उद्देश्य बता रहा है, सावधानी पूर्वक चलो, ऐसा नहीं हो कि तुम गिर जाए। तो ये चारों जो शब्द हमने बताए, ये चारों शब्द किसको बताते हैं, ये चारों कंजंक्शंस किसको बताते हैं, उद्देश्य को जोड़ने का काम करते हैं, और ये कंजंक्शंस ऑफ पर्पज होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पांचवा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आ जाए कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, कंडीशन का मतलब हम जानते हैं शर्त होती है। ठीक है, ऐसे वाक्य जो शर्त को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन कहलाते हैं। अब कंडीशन के लिए आप देखें, हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हिच इंट्रोड्यूस द कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। किसको इंट्रोड्यूस कराते हैं वो, बताओ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को जो इंट्रोड्यूस कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन कहलाते हैं। ठीक है, इनकी शर्त को प्रकट करते हैं ये। ठीक है, किसको प्रकट करते हैं, शर्त को। अब यहाँ देखें शर्त को प्रकट करने वाले कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम नोट करेंगे। देखो कंडीशन के लिए कौन कौन से आते हैं, एक तो आप जानते हैं आता है इफ, एक आता है एज इफ। ठीक है, हम इफ ओनली भी लगाते हैं। ठीक है, इफ ओनली भी कंडीशन को बताता है। एक आपने सुना होगा अनलेस लगाते हैं। ठीक है, अनलेस भी आता है, और आपने सुना होगा कौन सा, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, दैट बशर्ते की, क्या मतलब है इसका, बशर्ते की। ये सभी जो शब्द हमने लिखे हैं ये कैसे हैं, कंडीशनल हैं। और देखो कभी कभी ये वेदर भी कंडीशन को बताता है, इफ, एज इफ ओनली और अनलेस, उसके साथ अलग हो गया प्रोवाइड या प्रोवाइडेड दैट या वेदर। ये जो वर्ड हैं ये किसको बताएंगे, ये कंडीशन को बताते हैं। ठीक है, ये शर्त को प्रकट करते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल हम लिख लें, जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम कि देखो
आपने सुना होगा, देखो, आई विल गिव यू फ्रीडम if you I will give you freedom if you give me blood। यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ध्यान देना, इफ से कंडीशन बन रही है यहाँ, तो इफ के साथ जो लग रहा है वो तो हो गया कंडीशनल क्लॉज। ये क्या बता रहा है, ये कंडीशनल कंजंक्शन है, ठीक है, ये तो हो गया कंडीशनल। और ये जो सेंटेंस है ये क्या बन गया, कंडीशनल क्लॉज बन गया। तो कंडीशनल क्लॉज को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कंडीशन इसके साथ लगी है और दूसरा मेन क्लॉज है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले आ जाए और ये पीछे आ जाए, दोनों तरह से यूज किए जा सकते हैं। ध्यान ये रखना हमेशा, सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होते हैं वो किसके साथ आते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये बन गया। और एग्जांपल लिख लें इसके कि I will enhance your salary provided that you work sincerely। ध्यान देना, आई विल एनहेंस का मतलब बढ़ाना, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा बशर्ते कि तुम ईमानदारी से, निष्ठा से काम करो। तो यहाँ देखो क्या बता रहा है, प्रोवाइड, बशर्ते, शर्त बता रहा है, ठीक है, शर्त को प्रकट कर रहा है। ये कंडीशनल बन गया, ठीक है, और ये बन गया मेन। याद रखना, कंडीशनल उसके साथ लगा होगा शब्द के, और ये दूसरा। अब ये इधर से भी बन सकता है, ये इसको पीछे हम लगा सकते हैं, ये भी बात याद रखना। ऐसा नहीं है, देखो हमारे लिए प्रश्न जो आता है रीड में वो किस तरह से आता है, आपसे लिए पूछ दिया जाए, ये सेंटेंस में बोल दूं कि इफ़ यू गिव मी ब्लड, आगे आ गया आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इसमें पहचान करो कि लिंकिंग डिवाइस कौन सी है, तो हम पहचान लेंगे लिंकिंग डिवाइस इसमें इफ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीच में ही जुड़ा जाए, उसका मतलब उन दोनों जो क्लॉजेज हैं उनको जोड़ने का काम कहाँ कर रहा है, स्थान से मतलब नहीं है, सेंटेंस उनका सेंस किस तरह से उन पर निर्भर है, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। प्रोवाइडेड यू वर्क सिंसियरली पहले आ गया, आई विल एनहेंस योर सैलरी पीछे आ गया, तो इसमें कौन सा होगा लिंकिंग डिवाइस, प्रोवाइडेड होगा। तो ज़्यादातर इस तरह से सेंटेंस हमें मिलते हैं, ठीक है, तो ये हम समझ लेंगे। और उसके बाद देखो एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि एग्जांपल इसमें महत्वपूर्ण है। यू कांट पास unless you work hard। यू वर्क हार्ड, यानी कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो अनलेस क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, ठीक है, इसके साथ ये कंडीशनल क्लॉज पूरा जुड़ गया। ध्यान रखना, अनलेस से जो वाक्य जुड़ेगा उसमें नॉट नहीं आएगा, इसमें आ सकता है दूसरे मेन क्लॉज में। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो यहाँ लिंकिंग डिवाइस क्या हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है, इस तरह से हमें ये समझना है। अब यहाँ देखो एक और एग्जांपल में लिखूं, द थीव ran fast as if he had been caught red-handed। चोर ऐसे भागा मानो कि वो रंगे हाथों पकड़ लिया हो।
पकड़ा गया हो। तो एज इफ यहाँ किसको बता रहा है, कंडीशन को। कैसे भागा वो, चोर भाग गया। कब भाग गया, जब मान लो उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। ठीक है, इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल इसके हैं। अब यहाँ देखो, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा कंडीशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे, देखो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कंडीशन के बाद कॉन्ट्रास्ट का देख लें, कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट में देखो कौन कौन से शब्द आते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या मतलब होता है, विरोध। ये क्या है, विरोध को बताने वाले होते हैं। ठीक है, वे कंजंक्शन विच इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि क्रोध, यानी कि विरोध को बताने वाले होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनका आप नाम लिखें। देखो इनमें ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन आप एक तो हम सुनते हैं दो और आल दो, ये सेंटेंस में क्या प्रकट करेंगे, विरोध प्रकट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा हाउएवर, तथापि, ये भी सेंटेंस में विरोध के लिए आता है। मेनली तो ये तीन ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखो कभी कभी आ जाता है इवन इफ। ठीक है, इवन इफ भी आ जाता है। और मैं शब्द आपको बता दूं, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, कभी कभी ये फ्रेज भी आता है। ठीक है, ये आपको किसको बताएंगे, ये विरोध को प्रकट करेंगे। द कंजंक्शंस व्हिच इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट आर कॉल्ड कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, दैट आर लिंकिंग डिवाइसेस व्हिच डिस्क्राइब्ड। ओके, अब यहाँ देखिए, ऑल्दो, हाउएवर, इवन इफ, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, ये सभी क्या हैं, ये सभी कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल देख लें हम। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने जो शब्द लिखे हैं, he is not honest। ठीक है, he is not honest, आल दो या दो में से कुछ भी लगा दो, आल दो या दो। वो ईमानदार नहीं है, यद्यपि he is rich, वो धनवान है। ईमानदार नहीं है, वो धनवान है, तो किससे जोड़ रहे हैं, आल दो या दो से। ठीक है, तो यहाँ पर ये विपरीत बात हो गई। ये आपने सुना होगा अक्सर सेंटेंस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। देखो, he is honest, although या दो, he is poor। देखो, वो ईमानदार है, यद्यपि वो क्या है, गरीब है। ठीक है, विपरीत इस तरह से सेंटेंस इसमें आते हैं। और इसमें आप देखें, he will never pass, he will never pass, however, he will never pass, however, hard he may try। वो पास नहीं होगा। ठीक है, फिर उसने, हालांकि उसने क्या की, हार्ड ही मे ट्राई, जितनी वो मेहनत कर सकता था, कठोर परिश्रम कर सकता था, उसने किया, फिर भी वो क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। और एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, देखो, I will support you even if, I will support you even if I am in trouble।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे मैं परेशानी में हूँ। तो यहाँ देखो विपरीत कथन हुआ कि नहीं। तो ये आपस में जो विरोध प्रकट करने वाले होते हैं शब्द, इनकी क्लोजेस, उनको यहाँ दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके कॉन्ट्रास्ट वाले। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है हमारा कंजंक्शंस ऑफ, देखो कंपैरिजन। कंपैरिजन से मतलब आप समझ गए तुलना। ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो तुलनात्मक, यानी कि दो की तुलना करते हैं वे। ठीक है, दो में तुलना आपको बताएंगे। इनमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ये तुलना को, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अर्थात जो तुलना करने वाले क्लॉजेस होते हैं उनको ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये कौन कौन से शब्द होते हैं, देखो कौन कौन से शब्द होते हैं जो कंपैरिजन बताते हैं। उनमें आप जानते हैं एक तो एज और एक देन। ठीक है, कंपैरिजन के लिए काम में आते हैं कि नहीं ये, कौन कौन से, एक तो एज और एक देन। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल आप लिख लें, जैसे राम इज, यहां देखो राम इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड। राम इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड या एज आई, राम मेरे बराबर चतुर है। कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ, देखो यहाँ नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस आता है, ये याद रखना। ठीक है, और हम देखें यहाँ, देखो जो एज होता है इसमें ये एज भी आ जाता है। ठीक है, और एज मच भी इसमें आ जाता है, एज मच एज। ठीक है, इस तरह से ये यूज हो जाते हैं एज कंपैरिजन में। ठीक है, एज मच एज, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाते हैं। देन आप जानते ही हैं, देन जैसे मैं कहूं शी इज टॉलर, सीता इज टॉलर देन, सीता इज टॉलर देन गीता। तो यहाँ देखो देन आ रहा है, इन दोनों की यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो ये डिग्री में आप सीखोगे, डिग्री के टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपैरिजन में। ये सभी इनके सबके यूज हैं। इनके यूज कहाँ यूज होते हैं, देखो इनके सबके अलग अलग तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं जो हम पढ़ेंगे। अब तो फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि कौन सा कंजक्शन किस तरह का होता है, ये थोड़ा सा आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद इनके यूज हम पढ़ लेंगे। और फिर दूसरे हमें ये भी जानना है कि ये कंजंक्शंस भी होते हैं, इनमें से बहुत सारे प्रीपोजिशंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इनके यूज होते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो कंपैरिजन में ये हमारे लिए काम आते हैं। उसके बाद देखो एक हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस ऑफ मैनर। कौन से, मैनर। मैनर में आप देखो, मैनर का मतलब हम जानते हैं तरीका। ठीक है, मैनर क्या बताते हैं, किसी काम को करने का तरीका मैनर होता है। अब यहाँ देखो मैनर में ये हम जानते हैं, डेफिनेशन हम जानते हैं, द कंजंक्शन विच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ठीक है, मैनर को जो इंट्रोड्यूस कराते हैं वो कौन से होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होते हैं। इसमें देखो मैनर के लिए हम एज भी लगाते हैं। ठीक है, मैनर के लिए हम एज फार भी लगाते हैं। ठीक है, और देखें मैनर के लिए हम सो एज भी लगाते हैं। ठीक है, और देखें इसके लिए हम अकॉर्डिंग एज भी लगाते हैं, अकॉर्डिंग एज। ठीक है, ये सब ये यहाँ देखो मैनर के लिए आते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मैनर का मतलब रीति, तरीका, विधि, ये हम जानते हैं। अब इसमें देखो एग्जांपल लिखेंगे हम कि
एक एग्जांपल देखें, वी रीप एज वी सो। कितना अच्छा एग्जांपल है देखो, मतलब वी रीप एज वी सो, हम काटते हैं जैसा हम बोते हैं। ठीक है, ये एक तरीका विधि बता रहा है, हम जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो यहाँ पर जो एज आ रहा है ये कंपैरिजन में नहीं है, ये यहाँ मैनर में है। किस में देखो, मैनर में है, तरीका है, एक विधि है, एक ढंग बता रहा है कि जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देख लें। उसके बाद देखो, ही selected the candidates according as, किसके अनुसार चुना उसने कैंडिडेट को, अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, यानी कि उनकी फिटनेस के अकॉर्डिंग उसको चुना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग एज क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है। उनको किसके आधार पर चुना, उनकी फिटनेस के आधार पर चुना। ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग दे, इनकी दे हैड द नॉलेज, जो उनके पास ज्ञान था उसके अनुसार, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम्पल हैं किसके, मैनर के। तो ये लगभग हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कल इसमें थोड़ा सा हम डीपली और बात करेंगे, इसमें कुछ विशेष बातें सीखनी है, कंजंक्शंस के सबके यूज सीखने और जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।